वेलकम टू न्यू एग्ज़ाम 24। आज का हमारा जो विषय है वो एनसीईआरटी करेंगे 6 क्लास की सामाजिक एवं राजनीतिक। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। साथियों, आप देख रहे हैं जैसा कि लिखा है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 कक्षा 6 पाठ्य पुस्तक। और साथियों, ये लिखा है नीचे एनसीईआरटी। चलिए आगे 2022-23 आप लिखा देख रहे हैं, बिल्कुल नया डाटा के साथ है। चलिए इसकी विषय सूची को देखते हैं एक बार। साथियों, इसकी विषय सूची को आप देख सकते हैं, लिखा है दोस्तों विषय सूची। और चलिए दोस्तों, इसके अध्याय के बारे में देखते हैं कि इसमें कुल कितने अध्याय हैं, पहले ये देखते हैं। फिर उसके बाद हम एक एक अध्याय का अध्ययन करेंगे और उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो निकालेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि अध्याय कितने हैं, कुल अध्याय 9 हैं दोस्तों। चलिए एक एक अध्याय का गहराई से अध्ययन करते हैं और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं। दोस्तों, इकाई 1 कक्षा 6 सामाजिक एवं राजनीतिक। फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं 6 क्लास से लेकर और 10th क्लास तक की। जो 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक है, पहले हम पॉलिटिकल को करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री को। इस प्रकार से हम एक एक करके सभी का अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, हम यहाँ पर केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट ही देखेंगे। हम यहाँ पर केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। जिस साथी को, जिस दोस्त को, जिस फ्रेंड्स को गहराई से पढ़नी हो वो वीडियो रोककर पूरी किताब को पढ़ सकता है, लेकिन एग्ज़ाम जब पास में हो तो इसको स्पीड में देखें, वीडियो को जल्दी जल्दी, और केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें जो एग्ज़ाम में आएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। कक्षा 6 का अध्याय 1 है विविधता की समझ। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं विविधता की समझ को। दोस्तों, मैंने पूरी पीडीएफ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है। एग्ज़ाम के वक्त केवल ये ही पढ़ना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, किनके लोगों के खान पान, भाषा, त्यौहार आदि में भिन्न होते हैं। ये विभिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक समृद्ध बनाती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत को क्या कहते हैं, विविधताओं का देश कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। साथियों, यदि आपको लगे कि एनसीईआरटी में कुछ छूटा है, कुछ रह गया, तो आप वीडियो रोककर पूरा पढ़ सकते हैं। समीर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हवा, पवन, और पवन पुत्र जानते हो न हनुमान। एक बार दोस्तों हरियाणा के एक एग्जाम में आता कि समीर का जो पर्यायवाची है क्या क्या है, तो दोस्त में उसमें हवा, पवन, पवन पुत्र, इनमें से 2-3 लिखे थे और एक नहीं था, तो उनमें से नहीं बताना था। तो दोस्तों इस प्रकार एनसीईआरटी से पर्यायवाची शब्द भी साथ में निकल जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सांप्रदायिक दंगे। दोस्तों सांप्रदायिक दंगे क्या होते हैं? जो धर्म पर आधारित या जाति पर आधारित होते हैं उन्हें सांप्रदायिक दंगे कहते हैं। जिस प्रकार भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, उस समय सांप्रदायिक दंगे बहुत जोर शोर से फैले थे और भयंकर दंगे फैले थे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। सांप्रदायिक दंगे के बाद दोस्तों एक कवित्री है सेनगुप्ता की कहानी, पोयली सेनगुप्ता की कहानी कौन सी है? द लाइट्स चेंज्ड। द लाइट्स चेंज एक बार एग्जाम में आई थी कि द लाइट्स चेंज्ड किसकी किताब है, किसकी कहानी है? तो पोयली सेनगुप्ता की है।
चलिए आगे चलते हैं। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हुए हैं तो आपकी जाति कुम्हार होगी। दोस्तों, यदि चमार के घर में हुए तो चमार होगी। इसी प्रकार से अन्य जातियाँ होंगी और उनके माता पिता जो काम करते थे पहले की बात है दोस्तों, वही काम अपने संतान करेगी आगे, लेकिन आज इनका समय बदल चुका है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में विविधता, भारतीय विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। और दोस्तों, इसी कारण भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के खाने हैं। लोग आप अलग अलग राज्य में जाओगे, अलग अलग राज्य में आपको अलग अलग खाना मिलेगा। जैसे आप पश्चिम बंगाल कहीं जाओगे तो वहाँ पर मछली और चावल मिलेगा। हरियाणा में आओगे दूध दही का खाना मिलेगा। पंजाब में जाओगे तो आपको सरसों की रोटी देखने को मिलेगी, उसके साथ सरसों के साग के साथ सरसों के साग के साथ मक्की की रोटी मिलेगी। इसी प्रकार से गुजरात का अलग खाना है। विभिन्न प्रकार अलग अलग त्यौहार हैं। जैसे सिखों का त्यौहार आपको जानते हैं अलग है, हरियाणा में त्यौहार अलग हैं। और जैसे इस प्रकार असम का भी हुआ है, इस प्रकार से अलग अलग राज्यों के अलग अलग त्यौहार हैं। चलिए आगे चलते हैं। पानी के जहाज में घोड़ों और ऊंट बैठकर जाते या फिर पैदल जाते। दोस्तों, ये व्यापारियों की बात है जो पहले ज़माने में जाते थे व्यापारी, या तो पैदल जाते थे या जहाज पे या ऊँट पर बैठ कर जाते थे। अक्सर यात्राएं खेती किस किस लिए यात्रा की जाती थी? पहले यात्रा की जाती खेती करने के लिए जाते थे, या बसने के लिए जाते थे, ज़मीन की तलाश में, व्यापार के लिए जाते थे। इस प्रकार से भारत में जो वास्को डी गामा सबसे पहले 1498 में व्यापार करने के लिए आया था। तो आगे चलते हैं। अलावा सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, कड़िया बाढ़ आएगी, इस कारण से भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर जाते हैं। एटलस में भारत का नक्शा देखिए, उसमें ढूंढिए दोनों क्षेत्र कौन से दोस्तों, लद्दाख और केरल। देख सकते हैं आप 2022-23 का डाटा है, बिल्कुल नया डाटा के साथ। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाले रेगिस्तान का इलाका कौन सा दोस्तों, लद्दाख। रेगिस्तान कैसा दोस्तों, ये राजस्थान की तरह शुष्क नहीं है। आम जनता है, आम लोग हैं, केवल राजस्थान में ही मरुस्थल मानते हैं, लेकिन इससे भी अलग मरुस्थल भारत में है, ठंडा मरुस्थल, और लद्दाख में है। वहाँ पर ठंड पड़ती है, वर्षा नहीं होती है। वर्षा के स्थान पर वहाँ पर बर्फ पड़ती है, इसीलिए वो हुआ ठंडा मरुस्थल। एक कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर लद्दाख वहीं पर है सब। इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। चलिए आगे। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलती है। यह ऊन कीमती है, इसीलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। यहाँ के लोग मुख्य के पालन हैं, गाय, बकरी, याक, ये तीनों पालते हैं। और बोझा ढोने के लिए याक का प्रयोग किया जाता है। पश्मीना शाल बुनती औरतें। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म कहाँ गया? तिब्बत में गया। तिब्बत से कहाँ? चीन में गया। साथ ही थोड़ी तबीयत डाउन है सर्दी के कारण। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। अब यह अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम रहते हैं। कहाँ पर? लद्दाख में मुस्लिम भी रहते हैं और बौद्ध भी रहते हैं, दोनों प्रकार धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू बौद्ध नाम मात्र हैं वहाँ पर। तिब्बत का ग्रंथ कौन सा दोस्तों? केसर सागा। कौन सा? केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसमें स्थानीय रूप से मुसलमान और बौद्ध धर्म लोग रहते हैं, गाने गाते हैं दोस्तों, यहाँ पर नाटक करते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम कोना क्या होता है आपको पता है? कहाँ पर है दोस्तों? ये जैसे ये रहा, केरल कहाँ पर? भारत के इस पे है, यानी ये दक्षिण छोर है और ये पश्चिम छोर है, यहाँ पर है केरल। यानी दक्षिण पश्चिम छोर पर केरल बसा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। इस समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियाँ हैं। जो केरल है साथियों, केरल जैसे ये केरल है, इसके इस साइड तो समुद्र है,
इस साइड पहाड़ी है, यानी इधर पहाड़ी इधर समुद्र से घिरा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, क्या क्या प्रसिद्ध है यहाँ की चीज़ें। काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण ये क्षेत्र व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ये जो वास्को डी गामा आया था, यूरोपियन लोग आए थे, काली मिर्च लौंग इलायची के लिए आए थे। ये गर्म मसाले उनको बड़े भाते हैं। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है ईसाई ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बसे। इब्न बतूता ने बताया था कि जो मुस्लिम समुदाय हैं वो बड़ी इज्जत करते हैं यहाँ पर। कहाँ पर, केरल में। मछली पकड़ने की जाल है दोस्तों, जो चिन्नी जाल, देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार का जाल होता है। चिन्नी जाल है जिसमें मछली पकड़ी जाती है। वास्को डी गामा पानी के जहाज से पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत का समुद्री रास्ता जाना। कब की बात दोस्तों, ये 1498 की बात है। धर्मों का पालन करते हैं। कौन से धर्म हैं जो केरल है उसमें, यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, ये सभी धर्म वहाँ पर मिलते हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ मछली पकड़ने के लिए जो जाल प्रयोग किया जाता है वो चीनी जालों से मिलता जुलता है, हू बहू है। हू बहू दोस्तों एक उर्दू का शब्द है, चिन्नी वाला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, चिन्नी वाला। जो केरल में मछली पकड़ने के लिए जाल का प्रयोग किया जाता है वो चीनी जाल से मिलता जुलता है। उस जाल को क्या कहा जाता है, चिन्नी वाला कहा जाता है। और दोस्तों तलने के लिए जो बर्तन का प्रयोग होता है, जैसे हमारे हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, आसपास के राज्यों में जो तलने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे हम कढ़ाई बोलते हैं, उसी प्रकार से केरल में तलने के लिए जो प्रयोग की जाती है उसे कहा जाता है चिन्नी चट्टी। आगे चलते हैं। इस समुद्र इनसे क्या पता चलता है कि कभी भी चीनी लोग भारत के साथ बहुत अच्छा व्यापार करते थे। हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये लिखा है यहाँ पर ये लिखा सबसे अच्छा पॉइंट। केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है, ओणम। एक विशेष प्रकार का है। इसके ऊपर किस चीज़ का आयोजन किया जाता है, नाव प्रतियोगिता होती है दोस्तों। नाव प्रतियोगिता ओणम त्यौहार केरल पे। दोस्तों एक ट्रिक है इसकी, आप याद रखना चाहें तो। ट्रिक क्या है, ओ के कहता है केरल, होता है ओणम, ओके। और दोस्तों इसी प्रकार का एक त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है, उसका नाम है पोंगल। क्या नाम है, पोंगल। उसकी ट्रिक है पीटी। पीटी जो हमारे स्कूलों में होता है, पढ़ाता है, खेल खिलाता है, वो पीटी बोलते हैं। पीटी होता है ओणम, पीता है पोंगल, टीता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ओके होता है ओणम, कहता है केरल। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों मेरी ये पहली वीडियो है, इसमें थोड़ी छोटी मोटी गलती हो सकती है, उसको इग्नोर कर देना। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों में इतिहास में एक ही प्रकार की संस्कृति का प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीनी और अरब से आने वाले व्यापारियों से अनेक प्रभावित किया है। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति में मसालों की खेती संभव है, वहीं लद्दाख में विशेष भौगोलिक स्थिति है, ऊन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से सांस्कृतिक जीवन, इतिहास, भूगोल पर एक गहरा रिश्ता होता है। चीनी लोग केरल में भी आए और लद्दाख में भी आए। लद्दाख से क्या लगे, ऊन, पश्मीनी ऊन। और केरल से क्या लगे, मसाले।
साथियों यदि पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। एक प्यारी सी कविता है ये, देशभक्ति के ऊपर आधारित है। आप पढ़ लेना वीडियो रोक कर, क्योंकि दोस्तों यदि एक एक पॉइंट करके एक एक लाइन करके पढ़ने लगे तो वीडियो बहुत अधिक लेंथी हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पर केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब, कौन सी किताब दोस्तों, भारत की खोज में विविधता के बारे में, एकता के बारे में, अनेकता के बारे में लिखा था। कौन सी किताब दोस्तों, भारत की खोज। रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों किसकी रचना की थी, राष्ट्रीय गान की रचना की थी। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अभ्यास के प्रश्न आ चुके हैं, यदि आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नेहरू ने कौन सी बुक लिखी थी, भारत की खोज लिखी थी। इसमें किस चीज का उन था, अनेकता में एकता। पहला चैप्टर का एंड हुआ दोस्तों। चलिए अगला चैप्टर करते हैं, दूसरा लेसन 2 कक्षा 6 ओनली 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ 100 से ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। कहाँ पर किए जाते हैं, भारत में किए जाते हैं। और भाषाएं तो, जो भाषा है हमारी, जो संविधान उसमें तो केवल 22 भाषाओं का वर्णन है, लेकिन वैसे तो अनेक बोलियां, अनेक भाषाएं हैं भारत में। और भारत में 8 प्रमुख मुख्य धर्म हैं। संसार में कितने धर्म हैं, 8 हैं। और भारत में 8 के 8 धर्म मिलते हैं। 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और 100 से ज़्यादा नृत्य किए जाते हैं। याद रखना दोस्तों, यहाँ कर एग्जाम में जो कि तो पूछ लिए जा सकते हैं कि विश्व में कितने धर्म हैं, 8। और यह भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, 1600। और नृत्य कितने किए जाते हैं, 100 से अधिक। एग्जाम में सीधे सीधे पॉइंट पूछ लिए जा सकते हैं, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखना। चलिए आगे चलते हैं। पूर्वाग्रह दोस्तों, एक बार एग्जाम में पूर्वाग्रह पूछ लिया गया था। ये कैसे पूछा था, जैसे पूर्वाग्रह को शब्दांश के रूप में पूछा गया था कि पूर्वाग्रह का क्या अर्थ होता है। वो दोस्तों ज्यों का त्यों पॉइंट यहाँ से उठाया हुआ था, आप देख सकते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, पूर्वाग्रह कहा जाता है। ज़्यादातर पूर्वाग्रह क्या होते हैं, नकारात्मक होते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारी सोच किसी के बारे में पहले से ही गलत हो जाती है कि कोई, जैसे भाई फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि भाई मुस्लिम धर्म वाले लोग कट्टर होते हैं, हिंदू धर्म के लोग धार्मिक होते हैं। हमारे क्या है कि पहले से ही सोच है, सोच बनी हुई, इसे पूर्वाग्रह बोला जाता है, जो पहले से ही हो। हमने केवल उदाहरण के लिए लिया है। सभी धर्म समान हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक दोस्तों पूर्वाग्रह यह भी हो सकता है, जैसे लड़कियों को थोड़ा नीचा समझा जाता है, लड़कों को ऊंचा समझा जाता है, दोनों में भेदभाव भी किया जाता है। इसके लिए हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी शुरू किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटी अपनी बेटी अपना धन जैसी योजनाएं शुरू की है सरकार ने, ताकि लड़का लड़के के बीच भेदभाव पूर्वाग्रह खत्म हो जाए। ले आगे चलते हैं। हाँ ये रहा, विकलांगता का अर्थ क्या होता है दोस्तों। इस शब्द को बदल कर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह खास जरूरत वाले बच्चे। दोस्तों एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि खास जरूरत वाले बच्चों को क्या कहा जाता है, विकलांग कहा जाता है दोस्तों, क्या, विकलांग। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जब हम सभी धर्मों को
धर्मों की एक छवि में बांध देते हैं। सभी धर्म, जितने भी धर्म हैं, एक छवि में बांध देते हैं, उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी, बेवकूफ ठहरा देते हैं, कि कह देते हैं कि उस धर्म का, उस देश का स्त्री या पुरुष है, ये तो क्या है, ये तो बेवकूफ है, अपराधी है। इस प्रकार से हम रूढ़िवादी हो जाते हैं, यानी जो पुरानी बातें हैं उनको उठा लेते हैं, उनके साथ जोड़ देते हैं। केरल में स्कूल प्राय घर के पास हैं। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है कि जो केरल में स्कूल हैं, उन स्कूलों में 60% महिलाएं हैं। कौन है? महिलाएं हैं शिक्षक। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। दो एक रूढ़िवादिता पर एक पॉइंट रह गया था कि मुसलमानों में आम रूढ़ि धारणा यह है कि वो लड़कियों को स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। सऊदी अरब है, अफगानिस्तान है, ये मुस्लिम देश हैं, यहाँ पर महिलाओं को, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है। ये क्या है? एक रूढ़िबद्ध है, रूढ़ि धारणा है। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों और रूढ़ि धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। इसलिए आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, PDF में मैंने पहले ही एडिटिंग करके जो कुछ करना है। चलिए शुरू करते हैं। दलित शब्द है जो नीची जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। ये लोग अपने आप को नीचा समझते हैं, अछूत मानते हैं। जो दलित है, इसका अर्थ होता है दोस्तों दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। देखिए दोस्तों, आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि जो गरीब लोग हैं या अनुसूचित जाति से लोग हैं, उनको पीछे बिठाया गया है, और जो उच्च जाति के लोग, उनको पास में बिठाया गया है। यानी यहाँ पर क्या किया गया है? छुआछूत भेदभाव किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 17 में आता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के एक महान नेता हुए हैं। कौन दोस्तों? ये आपको इमेज दिखाई दे रही होगी, कौन है ये? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव अपने अनुभव के बारे में लिखा। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ, जब वे 9 साल के थे। महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने जा रहे थे। दोस्तों, एक ये घटना है कि रेलवे स्टेशन पर खड़े थे, तो उनको कोई भी व्हीकल नहीं मिल रहा था। तो रेलवे स्टेशन मास्टर ने आकर पूछा कि तुम कौन हो? तो इन्होंने कह दिया कि हम महार जाति से हैं। तो फिर रेलवे स्टेशन भी अंदर चला गया और दोबारा से आया, तो उन्होंने पूछा कि तुमको कुछ भी व्हीकल नहीं मिला, क्योंकि तुम महार जाति से हो। महाराष्ट्र में महार जाति को निम्न स्तर का दर्जा दिया गया दोस्तों। अछूत माना गया है इन्हें। इन्हें कोई छूने से भी डरता है, इनकी परछाई से भी डरता था। इस प्रकार से दोस्तों इस कहानी है। इस कहानी को आप वीडियो रोककर पूरा पढ़ सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दोस्तों एक कई बार तो एग्जाम में जन्म पूछ लिया जाता। कब हुआ था दोस्तों? 1891 में जन्म हुआ था, 1956 में मृत्यु हो गई थी। इसे भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है। दलितों के सबसे बड़े नेता थे ये। डॉक्टर अम्बेडकर दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, अछूत मानी जाती थी। महार जाति कहाँ की दोस्तों? महाराष्ट्र की है। अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जो अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी और वकील बने थे इंग्लैंड में। दोस्तों, एक और एग्जाम में आया था कि जो भीमराव अम्बेडकर था, उनका पेशा क्या था? वकील था दोस्तों।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने आखिरी दिनों में कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। चलिए आगे चलते हैं। बंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता है। पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ। क्या पूर्वाग्रह आपने पहले ही पढ़ लिया, क्या होता है क्या नहीं होता, इसके बारे में एग्जाम में पूर्वाग्रह जरूर अवश्य पूछा जा सकता है, क्योंकि जो ये लेसन है पूर्ण रूप से पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता पर आधारित है। सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसीलिए भारत सरकार क्या है, सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। दोस्तों इस लेसन का अंत हुआ, दूसरा लेसन कंप्लीट। चलिए अगला तीसरा लेसन करते हैं अभी जल्दी से। हम तीसरा लेसन पर आ चुके हैं, इकाई 2 है। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों एक बार एग्जाम में पूछा था कि जो आर के लक्ष्मण है वो क्या है? दोस्तों वो एक कार्टूनिस्ट हैं। अध्याय 3 सरकार क्या है? दोस्तों आपने सरकार शब्द के बारे में सुना होगा कि सरकार क्या है। सरकार 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 दोस्तों दो प्रकार की होती है। दोस्तों कौन सी सरकार होती है? राजतंत्र और लोकतंत्र, दो प्रकार की सरकारें होती हैं दोस्तों। दोनों सरकारें कानून बनाती हैं, लोगों पर लागू करती हैं, लोग उन कानूनों को मानते हैं, वही सरकार होती है। चलिए दोनों के बारे में पढ़ते हैं आगे क्या होती हैं। राजतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, आप आज के ज़माने में भली भांति जानते हैं। जैसे उत्तरी कोरिया है, वहाँ पर आज राजतंत्र है। इसी प्रकार से भारत में लोकतंत्र है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों के शांतिपूर्वक संबंध बनाना। दोस्तों ये सब सरकार की जिम्मेदारी है। देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है तो जैसे सुनामी, भूकंप और कौन सी आ जाए तो उसमें भी सरकार क्या सहायता करती है, मुआवजा देती है, पैसे से सहायता करती है, दवाई से सहायता करती है, अन्न भी देती है, वस्त्र भी देती है। अच्छा, अगर कहीं कोई विवाद होता है, कोई अपराध हो करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। सरकार के 3 अंग होते हैं साथियों। नंबर 1 है कार्यपालिका, नंबर 2 है विधायिका, नंबर 3 है न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ माना जाता है दोस्तों मीडिया को। मीडिया। आगे चलते हैं। स्थानीय स्तर पर जो सरकार है दोस्तों, सरकार के कितने स्तर होते हैं? एग्जाम में पूछा जा सकता है। सरकार के होते हैं साथियों, कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। स्थानीय स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब है गांव में, गांव है, शहर है, मोहल्ला है। राज्य स्तर है राज्य के स्तर पर, जैसे हरियाणा है, असम है। उस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर होती है, पूरे देश पर होता है। चलिए आगे चलते हैं साथियों। ये भारत का मैप है, इसकी भी जानकारी होनी आपको अति अति आवश्यक है कि कौन सा राज्य कहाँ है, किस राज्य की सीमा किसके साथ लगती है। वीडियो रोककर आप इनको अच्छी तरह देख लें, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि किस राज्य की सीमा किसके साथ लगती है, किसके साथ नहीं लगती है। और विशेषकर इन राज्यों को तो विशेष ध्यान रखना, ये जो 7 बहनें हैं इनका तो विशेष ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन
कब हुआ था दोस्तों? 2 जून 2014। ठीक है। कौन सा राज्य? 29वां राज्य बना था। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बने हैं। ये कब बने हैं? 31 अक्टूबर 2019। कई बार एग्जाम में डेट पूछ ली गई दोस्तों, जो कि तो इनको ध्यान में रखना। 2 जून 2014 तेलंगाना 29वां राज्य लास्ट का था। और लास्ट के जो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं जम्मू एंड कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को बने हैं। चलिए आगे चलते हैं। सरकार क्या करती है? कानून बनाती है, लोगों पर लागू करती है, लोग उन्हें मानते हैं। ये एक सरकार का काम और कानून है दोस्तों। बाकी आप वीडियो रोककर इनको पढ़ सकते हैं। उदाहरण देकर अच्छी तरह से समझाया गया एनसीईआरटी में। जैसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। कौन सी? दूसरी एक लोकतंत्रीय है, दूसरी राजतंत्रीय है। इसमें राजा रानी के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है। इनकी एक छोटा सा समूह होता है जो राजा को सलाह देते हैं, मशवरा करते हैं। लेकिन आखिरी निर्णय किसका होता है? राजा का होता है। उस सलाह को माने या न माने। ये क्या एक राजा दिखाया गया है, शायद ये अकबर हो। क्यों? क्योंकि यह राजतंत्र का पार्ट है, इसलिए दिखाया गया इसको। लोकतंत्र की मुख्य बातें यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति है। इसीलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। कई बार लोकतंत्र का अर्थ पूछ लिया जाता है, क्या होता है? लोकतंत्र क्या है? लोगों का शासन, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व, ये सब अर्थ इसी के होते हैं। मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही क्यों लगाई जाती है? ताकि वो दोबारा वोट न कर सके, केवल एक बार वोट कर सके। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की कि गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस न्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्हें जोर जोर शोर से मांग उठाई। 1931 में दोस्तों, ये डेट जरूर याद रखना, जो 1931 है। इसमें यंग इंडिया पत्रिका में गांधी ने क्या लिखा था? मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है कि वही वोट दे सके, जो दिन भर पसीना बहाता ईमानदारी से काम करता है वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसे गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ये गांधी ने लिखा था अपनी बुक में। दोस्तों, इसमें से कुछ भी लाइन उठाकर आपको दी जा सकती हैं कि ये किसकी बुक की लाइन है, तो आपको याद रखना यंग इंडिया पत्रिका किसकी है? महात्मा गांधी की। कब निकाली गई? 1931 में। 1931 में दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया था महात्मा गांधी ने, नमक तोड़ आंदोलन कहते जिसे। और 1931 में दोस्तों दूसरा गोल मिल सम्मेलन भी हुआ था लंदन में। इस प्रकार दोस्तों एक डेट को दूसरी डेट से रिलेट करके याद रखना, ताकि लंबे समय तक याद रहे और एक चैन बन जाए आपके दिमाग में। पूरे यूरोप और अमेरिका महिलाओं गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सरफेज मूवमेंट कहते हैं। सरफेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के समय कौन सा युद्ध दोस्तों? इस युद्ध की बात हो रही है यहाँ पर 1914, यानी प्रथम विश्व युद्ध, उस समय की बात है दोस्तों। ये प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 18 तक चला था। वोट देने का अधिकार मिले। जो यूरोप में था, जो फैक्ट्रियां थी, कारखाने थे, उसमें जो आदमी काम करते थे उनको वहां से उठाकर सीधा फौज में भर्ती कर दिया गया। और जो आदमियों का काम था फैक्ट्री कंपनियों में, महिलाएं करने लगी। तो महिलाओं को पता चला कि तुम भी पुरुषों के बराबर हो, तो महिलाओं ने मताधिकार की मांग कर दी यूरोप और अमेरिका में। लेकिन उनको रिजल्ट कब मिला? अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार मिला 1920 में,
और इंग्लैंड की औरतों को वोट देने का अधिकार क्यों मिला 1928 में। और सबसे पहले किस देश में महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया था, ये दोस्तों हम 7वीं क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले न्यूजीलैंड में दिया गया था। और भारत में कब दिया गया था, 1950 में दिया गया था। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरा लेसन का दी एंड हुआ। चलिए हम जल्दी से चौथे लेसन की ओर चलते हैं। हम अध्याय 4 पर आ चुके हैं, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। दोस्तों मेरी ये पहली वीडियो है। इस वीडियो में यदि कोई गलती हो, मिस्टेक हो, तो उसको अपना छोटा दोस्त, बड़ा भाई समझकर माफ़ कर देना। और दोस्तों आपको पता है कि आज कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का हो, कोई राज्य का एग्ज़ाम हो, या कोई सेंटर का एग्ज़ाम हो, उसमें एनसीईआरटी से प्रश्न पक्का आते हैं। इसीलिए गहराई से एनसीईआरटी का अध्ययन ज़रूर करें। इस अध्याय में दोस्तों हम किस देश के बारे में जिक्र करेंगे, उस देश का ध्यान रखना, अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका कहाँ पर है देख लीजिए। एक अफ्रीका जो देश के नाम, पूरे महाद्वीप का नाम पड़ा है, वो एक राज्य है, एक देश है। कौन सा दोस्तों, अफ्रीका, यहाँ पर है वो कंट्री। और पूरे महाद्वीप का नाम इसी के नाम पर पड़ा है, दक्षिणी अफ्रीका। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दक्षिणी अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। सफ़ेद सफ़ेद किसे कहते हैं, गोरे को। गोरे मतलब अंग्रेज, यूरोपियन लोग। अश्वेत मतलब काले, यानी वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो काले हैं, जिनकी त्वचा का रंग कैसा है, सांवला है, और जैसे भारतीय हैं। जोहान्सबर्ग, एक बार एग्जाम में पूछा था कि जोहान्सबर्ग किस देश से संबंधित है, तो दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका की राजधानी है। दोस्तों ये 2022-23 के ऑफिशियल और नए डाटे के साथ है जो भी कुछ है। दक्षिण अफ्रीका हिस्से में एक शहर है सोवेटो। सोवेटो शहर में कौन लोग रहते हैं दोस्तों, अश्वेत मतलब काले लोग रहते हैं। हेक्टर हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वह सवेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते हैं। जो वहाँ के सवेत लोग हैं अफ्रीकन्स भाषा बोलते हैं। और हेक्टर स्कूल के अन्य विद्यार्थी इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा है। यानी जो मूल निवासी हैं वो वहाँ के कौन सी भाषा बोलते हैं दोस्तों, जुलू भाषा बोलते हैं। वो वहाँ के लोग जुलू भाषा बोलते हैं। जो सवेत हैं, यूरोपियन लोग हैं, वो बोलते हैं अफ्रीकन भाषा। जो काले लोग हैं, यानी जो मूल निवासी हैं, उन पर जो अफ्रीकन भाषा है वो सीखने के लिए दबाव डाला जाता है। लेकिन वहाँ के लोग जुलू भाषा सीखना चाहते हैं। जिस प्रकार से भारत में अंग्रेजी का प्रचार कर रहे थे और हिंदी को दबा रहे थे, इसी कारण से भारत में अंग्रेजों और भारतीयों के बीच विरोध पैदा हो गया था कि हम तो हिंदी सीखेंगे, लेकिन अंग्रेज क्या थे, अंग्रेजी सिखा रहे थे हमको। उसी प्रकार से अफ्रीका में जो सवेत लोग थे वो अफ्रीकन सिखा रहे थे, लेकिन वहाँ के मूल निवासी जुल्लू भाषा सीखना चाहते थे। चलिए आगे चलते हैं। और हेक्टर पीटरसन क्या थे, ये एक असवेत थे, काले थे, लेकिन नाम अंग्रेजों जैसा है। अपने सहपाठियों के साथ कौन, पीटर जैक्सन अफ्रीकन्स का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा, भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें एक गोली हेक्टर को लगी और 16 जून 1970 को क्या हुआ, मर गया। कौन, हेक्टर पीटरसन। अफ्रीकन राष्ट्रपति कांग्रेस, उनके ज़्यादा माने नेता नेल्सन मंडेला को आप जानते हैं किस देश से है, अफ्रीका से है। और कौन सी नीति चलाई थी, रंगभेद के खिलाफ चलाई थी। इसे अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। 1904 में उन्होंने सफलता मिली। दक्षिणी अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश है। किसके प्रयास से बना ये, नेल्सन मंडेला के प्रयोग से बना। और नेल्सन मंडेला इस देश के पहले असवेत प्रधान राष्ट्रपति बने थे।
नेल्सन मंडेला। आगे चलते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया, भारत की बात है, अगस्त 2005 में सरकार ने बिजली का बिल बढ़ा दिया, तो देश में बहुत अधिक जुलूस निकले, लोगों ने यात्राएं की, अच्छा अभियान चलाए, हस्ताक्षर अभियान चलाया। इन सब को करने के लिए सरकार पर दबाव डाला गया। आखिर में सरकार ने लोगों के सामने झुकना पड़ा और अपने द्वारा बढ़ाई गई बिजली की दरों को वापस लिया गया। इस प्रकार जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो सरकार है जनता के प्रति जवाबदेह होती है। चलिए आगे चलते हैं। आप यहाँ पर महिलाएं देख रही हैं जो क्या कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं। ये सब लोकतंत्र में ही संभव है, राजतंत्र में ऐसा कोई भी संभव नहीं है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल विवाद किस नदी को लेकर है? कावेरी नदी को लेकर है। एग्जाम में पता नहीं कितनी बार इस प्रश्न को पूछा गया है कि कावेरी जल विवाद किन देशों राज्यों के बीच है? कर्नाटक तमिलनाडु के बीच है। क्यों है? क्योंकि ये नदी दोनों को पानी देती है, दोनों की जीवन रेखा है। कर्नाटक में कौन सा बांध है? कृष्णा राज सागर बांध। ठीक है, ये जो विश्व में पानी भर जाता है तो ये बेंगलुरु शहर है उसकी ज़रूरतों को पूरी करता है और सिंचाई की भी पूर्ति करता है कर्नाटक में। तमिलनाडु में कौन सा बांध है? मेट्टूर बांध है। किस नदी पे है? कावेरी नदी पे है। लेकिन बात की है कि दोनों बांध एक ही नदी पर हैं, लेकिन जो कर्नाटक का कृष्णराज बांध है वो नदी के ऊपरी हिस्से में है। जैसे नदी है इसके ऊपरी हिस्से में है, और जो तमिलनाडु का मेट्टूर बांध है वो यहाँ पर है। जब ये पूरा भर जाता है तब वो यहाँ पर पानी आता है, और इसीलिए इनका विवाद रहता है कि जो कर्नाटक है वो कम पानी देता है। किसको देता है कम पानी? तमिलनाडु को कम पानी पहुँचने देता है। ये कारण है कि दोनों के बीच विवाद है। किसके कारण? कावेरी नदी है, और कावेरी नदी पर यहाँ पर सबसे ऊपर कर्नाटक का है, कर्नाटक का कृष्णराज बांध है, और तमिलनाडु का मेट्टूर बांध है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनको ध्यान में रखना, मेट्टूर और कृष्णराज पूछे जाते हैं, और नदी। चलिए आगे चलते हैं। ये कावेरी नदी देख लीजिए। ऐसी प्रथा यानी छुआछूत प्रथा पर अब कानून रोक लगा दी गई है। किस अनुच्छेद के तहत आती है फ्रेंड्स? ये आप ध्यान रखना। अस्पृश्यता है अनुच्छेद 17। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनके बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं कि एक महान नेता थे, दलितों के मंदिरों में प्रवेश करवाया था। चैप्टर नंबर 4 का अंत होता है। चलिए 5वां अध्याय की ओर चलते हैं जल्दी से। हम इकाई 3 कक्षा 6 अध्याय 5 पर आ चुके हैं। पंचायती राज। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क की सभा होती है। यानी जो ग्राम पंचायत है उसमें जितने भी वयस्क आते हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, वोट देने का अधिकार है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो सब के होते ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, वोट देने का अधिकार है। वही बात है जो पहले वाली। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ग्राम सचिव का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम से पूछा जा सकता है कि ये ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोला जाता है मेंबर भी बोलते हैं, मेंबर पंच ये बोला जाता है इनको। अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम होते हैं इनके। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनाव चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। दोस्तों एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। उसमें ऑप्शन में ग्राम सचिव भी दिया था, लेकिन पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। वार्ड पंच सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए किया जाता है।
जो ग्राम पंचायत होता है इसमें जैसे हमारे केंद्र में और राज्य में सरकार, जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के बाद मंत्री हैं, उस प्रकार से राज्य में मुख्यमंत्री के बाद मंत्री हैं, इसी प्रकार से गांव में है पहले सरपंच है, सरपंच के बाद पंच हैं। पंच क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। और सरपंच क्या होता है? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जिसे ग्राम सचिव बोला जाता है। सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। इसका चुनाव नहीं होता है। सरकार का काम है ग्राम जो सचिव है इसका काम कि है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, जो भी चर्चा है निर्णय जो भी चर्चा होगी, जो निर्णय लिए जाएंगे उस सारा का सारा को रिकॉर्ड करेगा, लिखागा। कौन है? ग्राम सचिव। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी ग्राम सभा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजना लोगों के सामने रखती हैं। ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है कौन? ग्राम सभा। ग्राम सभा में कौन आते हैं आपको पहले जान चुके हैं। साथ ही पैसों का दुरुपयोग रोक सकती है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि निर्मल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये दिया जाता है पंचायत के क्षेत्र में, पंचों को दिया जाता है जो अच्छे काम करता है। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं एक महिला पंच और एक पुरुष पंच को दिया गया इनाम। कौन सा इनाम है? निर्मल ग्राम पुरस्कार। ग्राम पंचायत का काम क्या क्या होता है? सड़कें बनवाना, नालियाँ, स्कूल भवन, पानी के स्रोत, अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण करना होता है। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या हैं? काम तो ये करवा देगी, पीछे करता होंगे, सबसे ज़्यादा पैसे आएंगे इसको। ग्राम पंचायत को जो बाजार हैं, घर हैं, पर टैक्स लगा देगी। विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। जनपद और ग्राम पंचायत जनपद से जिला परिषद से पैसे मिलते हैं। और सबसे बड़ा इनका जो इनकम का स्रोत होता है इनका, वो है राज्य का वित्त विभाग। राज्य सरकार इनको पैसे देती है चाहे पंचायतों को। जैसे 2023 की में जो सरकार है जो पंचों को 2 लाख रुपए तक का काम करने का अधिकार देती है, उसका किसी प्रकार का बिल नहीं बनवाना होगा उनको। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। लोकतंत्र का पहला स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। एक बार एग्जाम में आया था कि ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह है? किसके प्रति है? ग्राम सभा के प्रति। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर किसका था? विकास खंड का होता है, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति बोलते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर कौन सी होती है? जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद के एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समितियों की मदद से जिला परिषद पंचायतों में आवंटित राशि की वितरण की व्यवस्था करती है। अध्याय नंबर 5 खत्म। चलिए अगला चैप्टर शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम अध्याय नंबर 6 पर आ चुके हैं। गांव का प्रशासन। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उन गांव में पानी की, बिजली की, सड़क की सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। चलिए शुरू करते हैं। गांव के प्रशासन। गांव का प्रशासन दोस्तों हम क्या होता है कि गांव के प्रशासन में सरपंच होता है, पंच होते हैं और ग्राम सभा होती है। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों थाना होता है। थाने का अधिकारी कौन होता है दोस्तों? थानेदार होता है। कौन? थानेदार होता है। जमीन का नापना, उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। यह पटवारी के एग्जाम में पूछा जा सकता है।
अलग अलग राज्यों में इसका नाम अलग अलग होता है, कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानून गो कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द इस्तेमाल करते हैं, हरियाणा में विशेषकर। आमतौर पर पटरियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरह के तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर होती है जिसे जरीफ बोला जाता है, जिसका प्रयोग कौन करता है? पटवारी करता है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है। सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों की जानकारी भी कौन देता है? सरकार को पटवारी देता है। खसरा खसरा कहलाने वाला रिकॉर्ड पटवारी अपने पास रखता है, जिसमें उस गांव से संबंधित जमीन का ब्यौरा होता है। भारत में सभी राज्य जिले में बंटे हुए हैं। भारत है, फिर राज्य है, फिर जिले हैं, उसके बाद ब्लॉक है, गांव है, बंटे हुए हैं। इन जिलों को आगे छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिस जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है। उपखंडों को जैसे तहसील, तालुका कहा जाता है। किसे कहा जाता है? खंड को कहा जाता है। जिले के बाद दूसरा नंबर इनका आता है। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है। जिला अधिकारी होता है, उसके नीचे तहसीलदार होता है। तो सबसे ऊपर जिला अधिकारी, उसके बाद तहसीलदार होता है। उन्होंने विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम में निरीक्षण करता है। कौन करता है? तहसीलदार करता है। यह सुनिश्चित करने की रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाते हैं नहीं, राजस्व इकट्ठा ठीक किया जाता है या नहीं। और दोस्तों, विद्यार्थियों की जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? तहसीलदार जारी करता है। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद मामले सुने जाते हैं, यानी जमीन से संबंधित मामले हो जाते हैं, उनमें न्याय कौन देता है? तहसीलदार देता है। हिंदू अधिनियम धारा 2005। इस नियम के अनुसार मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों और उनकी माँ को, किसको बेटा है बेटी है और उनकी माँ को जो पिता की जमीन में है बराबर का हिस्सा दिया जाता है। यह कानून सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। हिंदू अधिनियम धारा 2005। RTI भी 2005 में आया था। इस कानून को बड़ी संख्या में औरतों को फायदा हुआ है। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 6 एंड। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, 7वां, बिना टाइम वेस्ट किए। अध्याय 7, नगर का प्रशासन। इससे पहले गांव का देखा था, अब नगर का। जो नगर होता है गांव से बड़ा होता है हमेशा। जिस साथी को ये गहराई से पढ़नी हो वो वीडियो को रोककर बिल्कुल पूरी बुक को पढ़ सकता है, लेकिन जिसको इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने हो, जो स्पेशल एग्जाम में आते हैं, वो इसको वीडियो को देख सकता है, केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ सकता है। लेकिन जो छठी कक्षा में विद्यार्थी पढ़ते हैं, छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वो इसकी वीडियो को अच्छे से देख लें। नगर प्रशासन चलाने वाले संस्था को क्या कहते हैं? नगर निगम कहते हैं। ये नगर निगम किसका प्रशासन चलाता है? नगर का प्रशासन चलाता है। छोटे कस्बों में से क्या कहते हैं? नगर पालिका कहते हैं। शहरों को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। शहरों में क्या होता है? वही गांवों वाला काम है। गांव में पंच होते हैं, वहां पर क्या होते हैं? पार्षद होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? MC बोलते हैं शॉर्टकट में, MC। आयुक्त, कमिश्नर प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी होते हैं। आयुक्त प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद क्या करते हैं? चुनाव निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार से गांव के स्तर पर ग्राम सचिव था, वो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था, और जो पंच सरपंच थे वो लोग दोबारा चुने जाते थे। उसी प्रकार से जो नगर हैं
नगर पालिका उनमें होता है। नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? नगर निगम को पैसा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उनकी जो संपत्ति कर है वो सबसे अधिक है। कितना है? 25 से 30% मिलता है उससे इनकम। शुक्रिया शब्द उर्दू भाषा का शब्द है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था शुक्रिया किस भाषा का शब्द है? उर्दू का। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। 1994 में भयंकर प्लेग हरियाणा भारत के किस राज्य में फैला था? सूरत में। सूरत महाराष्ट्र में है। आज की तारीख में चंडीगढ़ सबसे सुंदर शहर है। सुंदर शहर है, सुंदर राजधानी है। दूसरा नंबर पर सूरत का इतिहास इतना स्वस्थ है। कभी ये भयंकर गंदगी का ढेर, वो गंदगी का घर बना हुआ था। हाँ दोस्तों, ये आप देख देख रहे हैं स्वस्थ भारत लोगो, एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। किसने शुरू किया था? पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया था। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय 7वां चैप्टर का एंड हुआ। चलिए 8वां चैप्टर की ओर चलते हैं साथियों। हम इकाई 4 पर आ चुके हैं, जो लास्ट है। 2022-23 अध्याय 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इससे पहले हम देख चुके हैं कि इनका प्रशासन क्या है। गांव का आजीविका, गांव में लोगों की आजीविका मुख्यतः क्या होती है? प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। प्राथमिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जो सीधे की सीधी प्रकृति से मानव यूज करता है, जिस जैसे कि मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, धान की खेती करना या अन्य प्रकार की खेती करना, ये सब क्या आती है? प्राथमिक क्रिया में आती हैं। पशुपालन करना इत्यादि होती हैं। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है, कौन सा? कलपट्टू। कलपट्टू के लोग क्या करते हैं कि मछलियां पकड़ते हैं। एक प्रकृति की नारियल बिनते हैं, दूसरा धान उगाते हैं। ये क्या है? प्राथमिक क्रियाओं में आते हैं, प्राथमिक काम है किसके? कलपट्टू के। कलपट्टू गड़ा तमिलनाडु में है। धान की रोपाई कमर तोड़ काम होता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। दोस्तों, खेतीहर मजदूर क्या होता है? जो खेतों में काम तो करते हैं लोग, लेकिन उनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है। वो दूसरों की ज़मीन पर काम करते हैं, यानी खेती जैसा काम तो करते हैं, लेकिन खेती खुद की नहीं होती है। चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। केवल जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हीं का अध्ययन करेंगे यहाँ पर हम। नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती। नागालैंड में किस प्रकार की खेती की जाती है? एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस प्रकार की खेती की जाती है? सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। और कहाँ पर की जाती है? गांव है एक चिजामी, जिला है फेक। फेक जिला चिजामी, यानी फेक पजामी। वहाँ के खास लोग, वहाँ के जो लोग समुदाय है कौन से हैं? चखेसंग समुदाय। कौन है? चखेसंग समुदाय कहाँ का है? मणिपुर का। चखेसंग समुदाय मणिपुर का है, जो सीढ़ीनुमा खेती करता है। सीढ़ीनुमा, वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, साफ कर उनको सीढ़ीनुमा खेती की जाती है ताकि पानी रुक सके पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषकर। कटारमैन क्या है? मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव पंक्ति दिखाई गई है। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जाते हैं। कौन? मछुआरे मछली पकड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि इस समय मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इस समय जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं इन 4 माहों में।
स्थानीय बाजार में मछलियाँ बेचने वाली कौन है दोस्तों? मछुआरी नहीं। चैप्टर नंबर 8 द एंड, अध्याय 9 जल्दी ही करते हैं। चलिए दोस्तों, कक्षा 6 लास्ट टॉपिक, अध्याय 9 शहरी क्षेत्रों में आजीविका। शहरी क्षेत्रों में कौन सी आजीविका होती है दोस्तों? ग्रामीण में प्राथमिक होती है, शहरों में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तीनों प्रकार की क्रियाएं पाई जाती हैं। यहाँ के लोग मुख्य कृषि पशुपालन नहीं करते हैं। यहाँ के काम लोग उद्योगों में काम करते हैं। भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं, 27 महानगर हैं। कितने महानगर हैं फ्रेंड्स अपने भारत में, भारत देश में? आपको पता होना चाहिए कितने, 27 महानगर हैं, 27 महानगर हैं और 5,000 शहर हैं। दिल्ली कोलकाता बड़े महानगर हैं और काम करते हैं। और दोस्तों ऐसा माना कहा जाता है कि जो शहर हैं, नगर हैं, उनमें तो दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर रात में भी काम होते हैं और रात में भी जो सड़कें हैं सुना नहीं होती हैं। आगे चलते हैं। अहमदाबाद शहर में सर्वेक्षण किया गया था। उस सर्वेक्षण में 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं। कितने? 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं अहमदाबाद में। ये पक्की दुकानें होती हैं। पक्की दुकानें कौन सी होती हैं? जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है, वो क्या होती है? पक्की दुकानें होती हैं। नगर निगम वह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद होगा, कौन सा खुलेगा। कौन करता है? नगर निगम का कंट्रोल बाजारों पर होता है। लेबर चौक, लेबर चौक पे कौन बैठते हैं? मजदूर बैठते हैं। कौन होते हैं? मजदूर और मिस्त्री दोनों प्रकार के बैठे मिलते हैं ना, कौन लेबर चौक पर। जींद में एक लेबर चौक है। कहाँ पर है? जो पटियाला चौक है, इसके दाईं साइड ने लेबर चौक है, जहाँ पर मजदूर बैठ रहते हैं। भारत जो कॉल सेंटर है, कॉल सेंटरों का भारत हब बन चुका है, क्योंकि भारत में जो मजदूर हैं यानी काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो सस्ते मिल जाते हैं विकसित देशों की अपेक्षा। इसलिए किसका हब बन गया है? कॉल सेंटर का हब बन गया है, विशेषकर हरियाणा का गुड़गांव, गुरुग्राम, गुरुग्राम कॉल सेंटरों का हब बन गया है। यहाँ पर किस किस के हब हैं? जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन इत्यादि प्रकार के कुछ भी हो, सभी के कॉल सेंटर कहाँ मिलेंगे आपको? हरियाणा के गुरुग्राम में, नोएडा में मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कक्षा 6 चैप्टर लास्ट एंड, जय भारत, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। दोस्तों जो भी गलती हो उसको माफ़ कर देना। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, न्यू चैनल है। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।